जब गुरु द्रोण को ये पता चला कि करणवीर की हत्या सिद्धार्थ ने नहीं, विदित ने की है, तो उनके मन में सिद्धार्थ की सुरक्षा को लेकर एक चिंता उत्पन्न हो गई थी। क्योंकि जो लोग सिद्धार्थ को नुकसान पहुंचाने के लिए करणवीर जैसे बिजनेसमैन को मार सकते थे, वो किसी भी हद तक जा सकते थे। ये बात गुरु द्रोण को बहुत अच्छे से समझ आ गई थी। इसलिए उन्होंने बीरेन से सिद्धार्थ को कहीं और शिफ्ट करने को कह दिया था। और यही बात जब बीरेन ने सिद्धार्थ को बताई, तो उसके कोई जवाब देने से पहले किसी ने सिद्धार्थ को जाने से मना कर दिया था। सिद्धार्थ को जाने से मना करने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ निर्मला ही थी, जो सिद्धार्थ को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। ये अब क्या कह रही हैं निर्मला जी? इसका जाना बहुत जरूरी है, बीरेन ने निर्मला को देखते हुए कहा। मैं कह रही हूं ना कि ये कहीं नहीं जाएगा। ना तो ये कुछ बता रहा है और ना आप लोग कुछ बता रहे हो। ये वहां हॉस्पिटल में आतंकियों से लड़ गया, उसके बाद इसके इस गुल्लू ने एक किक में उन आतंकियों में से एक को उड़ा दिया। निर्मला के इतना कहते ही सिद्धार्थ को मानो सांप सूंघ गया था। उसे लगा था कि उसकी माँ इस आपाधापी में इस बात को भूल गई होगी, लेकिन उन्हें अभी तक ये बात याद थी। अगर कोई दूसरा समय होता तो शायद वहां मौजूद लोग इस बारे में सिद्धार्थ से सवाल करते, लेकिन चूंकि माहौल टेंशन का था, तो गुल्लू के किक मारने के बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने लाइटली ले ली थी। उसके बाद उन लोगों ने इसे मारने के लिए दौड़ा लिया। फिर यहाँ आने पर वो आदमी इसे मारना चाहता था, और आज ये फिर चोटिल हुआ बैठा है। क्यों सब मेरे बच्चे के जान के दुश्मन बने हुए हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहते हुए निर्मला रोने लगी थी। महेश की तबीयत खराब होने से पहले सब ठीक था। निर्मला अपने पति और सिद्धार्थ के साथ खेती करती थी। उसके बाद सिद्धार्थ उन प्रोडक्ट्स को बेचकर ठीक ठाक पैसे बना लेता था, और इससे उनकी जिंदगी पटरी पर चल रही थी। लेकिन जिस दिन महेश की तबीयत खराब हुई, उसी दिन से सिद्धार्थ की जिंदगी बेपटरी पर हो गई थी। न सिर्फ सिद्धार्थ, बल्कि उसके साथ साथ उसके फैमिली और उससे जुड़े हुए सभी लोगों की जिंदगी में तूफान आ गया था। कोई भी शक्ति या ताकत जब आती है, तो वो अपने साथ साथ अच्छे गुण के साथ साथ बुरे गुणों को भी लेकर आती है। सिद्धार्थ ने पारद के अच्छे गुणों को तो एंजॉय कर लिया था, लेकिन अब उसके बुरे गुणों ने उसकी लाइफ की बैंड बजा रखी थी। माँ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा माँ, लेकिन अभी मेरे पास ये चीज बताने का समय नहीं है। बस आप ये जान लीजिए कि मेरा जाना बहुत जरूरी है, सिद्धार्थ ने अपनी माँ निर्मला को समझाते हुए कहा। सिद्धार्थ के इतना कहने के बाद निर्मला रोने लगी थी। सिद्धार्थ उसका इकलौता बेटा था, जिसको उसने बहुत मन्नतों से पाया था। उसे अपने से दूर जाने के बारे में सोचकर ही निर्मला का कलेजा फट रहा था। वो सिद्धार्थ के गले लगकर रोने लगी थी। उसे रोते देखकर बीरेन के भी आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी पत्नी भी बेटे आदित्य के गले लगकर ऐसे ही रोई थी। जब आदित्य पहली बार इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भाग लेने देश से बाहर गया था। तुम्हें निकलने की तैयारी करनी चाहिए सिद्धार्थ, बीरेन ने सिद्धार्थ से कहा, और उसकी बात सुनकर निर्मला ने सिद्धार्थ को छोड़ दिया था। वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चली गई थी। निर्मला का यूं चुपचाप वहां से चला जाना सिद्धार्थ को काफी ज्यादा खल रहा था, लेकिन वो उसे रोक भी तो नहीं सकता था। क्या मुझे अब जिंदगी भर चुप कर रहना पड़ेगा बीरेन सर? सिद्धार्थ ने भर्राई हुई आवाज में बीरेन से सवाल किया। नहीं, हम मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाएंगे और होम मिनिस्टर का असली चेहरा सबके सामने लेकर आएंगे, लेकिन जब तक ये हो नहीं जाता, तब तक के लिए तुम्हें अपने आप को सेफ रखना होगा, बीरेन ने सिद्धार्थ से कहा, और वहां से चला गया था। सुबह के करीब 3 बज चुके थे। ईटानगर की गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। उस सन्नाटे को पुलिस के सायरन की आवाज और योगेंद्र सिंह के आदमियों के गाड़ियों के चलने की आवाज तोड़ रही थी। करणवीर के घर के सामने पुलिस वालों के साथ मीडिया कर्मियों का भी जमावड़ा लगा हुआ था। सब अपने अपने हिसाब से कहानियां बनाकर ब्रेकिंग न्यूज के रूप में परोस रहे थे। सच्चाई किसी को भी मालूम नहीं थी, लेकिन सिद्धार्थ और सुकृति के बारे में जितनी उल्टी सीधी बातें की जा सकती थी, वो की जा रही थी। कोई सुकृति को दगाबाज बहन, तो कोई हवस के पुजारी ने कराई भाई की हत्या कहकर संबोधित कर रहा था। सिद्धार्थ, सुकृति और गुल्लू
गुरबचन के साथ बुद्धा मार्शल आर्ट से निकल चुके थे। उन्होंने बुद्धा मार्शल आर्ट्स की ऑफिशियल वैन से जाने के बजाय एक ऑल्टरनेट गाड़ी का यूज किया था। सिद्धार्थ, सुकृति और गुरबचन तीनों ने अपना रूप बदला हुआ था, जिससे कि वो किसी के पहचान में ना आए। पुलिस की गिरफ्त में आने से बचने के लिए गुरबचन ने रेगुलर रूट लेने के बजाय जंगल के बीच का रूट लिया था, जिसे आमतौर पर वो होम मिनिस्टर के गलत कामों के लिए यूज करता था। चूंकि वो होम मिनिस्टर के साथ बहुत ज्यादा दिनों से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसे हर रास्ते की जानकारी थी। इधर सिद्धार्थ ईटानगर से निकलकर अपनी जान बचाने के लिए किसी अज्ञात जगह पर जा रहा था। दूसरी तरफ इंद्रनगर के राजमहल में एक शांति छाई हुई थी। युवराज रुद्रदेव अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर एक गंभीरता दिखाई दे रही थी। छोटा मुंह बड़ी बात युवराज, लेकिन मैंने आपको पहले ही आगाह किया था कि युवराज शक्ति मौली के ऊपर भरोसा करना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन ना आपने और ना कुलगुरु ने मेरी बात पर ध्यान दिया। इसका नतीजा यही है कि आज राज्य रक्षक की जान के साथ साथ इंद्रनगर का भविष्य भी खतरे में है। युवराज परमदेव के खेमे के एक मंत्री और युवराज रुद्रदेव के साथ कुलगुरु विचित्रवीर के प्रति द्वेष रखने वाले मंत्री दामोदर ने युवराज रुद्रदेव के ऊपर तंज कसते हुए कहा। मंत्री दामोदर की बात सुनकर युवराज रुद्रदेव अंदर ही अंदर कसमसा कर रह गए थे। लेकिन चूंकि दामोदर की बात में दम था और राज्य में धीरे धीरे उनके प्रति असंतोष की भावना पैदा होने लगी थी, इसलिए उन्होंने दामोदर के तंज को बर्दाश्त कर लिया था। युवराज रुद्रदेव और कुलगुरु विचित्रवीर को सिर्फ युवराज शक्ति मौली के ऊपर शक हुआ है दामोदर। राज्य रक्षक के जीवन का बार बार खतरे में पड़ जाना, इसके पीछे युवराज शक्ति मौली ही हैं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसलिए अपनी बातों का तीर संभाल कर रखो। अगर इस बात की पुष्टि हो जाएगी फिर यह तुम्हारे काम आएगा। वहां पर बैठे राज्य के प्रधानमंत्री सर्वदमन ने दामोदर को नसीहत देते हुए कहा। वो युवराज रुद्रदेव के चेहरे पर चल रही भावना को भांप गए थे। प्रधानमंत्री सर्वदमन की बात सुनकर दामोदर का चेहरा उतर गया था और वो अपने आसन पर बैठ गया था। वो युवराज परमदेव को खुश करने के लिए युवराज रुद्रदेव की किसी भी हद तक बेइज्जती करने पर उतारू हो जाता था। चूंकि उसके ऊपर युवराज परमदेव का हाथ था, ऊपर से वो राज्य के पुराने मंत्रियों में से एक था, तो इसलिए उसको जल्दी कोई टोकना भी नहीं चाहता था। दामोदर के बैठ जाने के बाद प्रधानमंत्री सर्वदमन युवराज रुद्रदेव की ओर मुड़े और बोले, अब हम क्या करेंगे युवराज? आपका यूं चुप बैठा रहना पूरे राज्य को डरा रहा है। हमारी जनता जवाब जानना चाहती है कि क्या देवयानी राज्य रक्षक तक पहुंच पाई है या नहीं। प्रधानमंत्री सर्वदमन की बात सुनने के बाद युवराज रुद्रदेव ने एक लंबी सांस ली और अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए थे। उनके खड़े होते ही वहां मौजूद सारे लोग भी खड़े हो गए थे। आप लोग बैठे रहिए। इतना कहकर युवराज रुद्रदेव ने सभा की ओर इशारा किया और उनका इशारा पाकर वो सारे लोग बैठ गए थे। युवराज शक्ति मौली की वजह से देवयानी राज्य रक्षक तक नहीं पहुंच पा रही है, या फिर इसके पीछे की वजह कोई और है, इसका पता लगाने के लिए मैंने खुद पारद के पीछे जाने का निर्णय किया है। युवराज रुद्रदेव ने सभा की ओर देखते हुए कहा। उनके बात खत्म करते ही सभा में हलचल मच गई थी। युवराज रुद्रदेव इस समय इंद्रनगर राज्य के कार्यवाहक महाराज की भूमिका निभा रहे थे। उनका राज्य छोड़कर जाने का मतलब ये था कि उन्हें किसी और को अपने जगह पर नियुक्त करना पड़ता। इसलिए लोग अब तमाम तरह की बातें बनाने लगे थे, क्योंकि इंद्रनगर के वर्तमान हालत को देखते हुए कोई भी ये जिम्मेदारी लेने वाला नहीं था। ये आप क्या कह रहे हैं युवराज? अगर आप चले जाएंगे तो प्रजा की रक्षा कौन करेगा? आपके जाने की खबर अगर पड़ोसी राज्यों को मिल गई तो वो हमारे ऊपर हमला भी बोल सकते हैं। वैसे भी पारद और राज्य रक्षक के ना होने की वजह से हम पहले से ही कमजोर हैं। अब आपका स्वयं पारद के पीछे जाना इंद्रनगर के भविष्य को गर्त में धकेल सकता है। प्रधानमंत्री सर्वदमन ने युवराज रुद्रदेव की ओर देखते हुए कहा। सभा में मौजूद और बाकी के मंत्रीगण, यहाँ तक कि कुलगुरु विचित्रवीर को भी युवराज रुद्रदेव का स्वयं जाना तर्क संगत नहीं लग रहा था। हाँ युवराज, प्रधानमंत्री सर्वदमन सही कह रहे हैं। आपको इस बारे में फिर से विचार कर लेना चाहिए। कुलगुरु विचित्रवीर ने प्रधानमंत्री सर्वदमन की बात का समर्थन करते हुए कहा।
हमने विचार कर लिया है कुलगुरु। अब मुझे किसी और के ऊपर भरोसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि देवयानी कभी राज्य रक्षक तक पहुंच पाएगी, इसलिए अब मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं अगली पूर्णमासी को पारद की खोज हेतु प्रस्थान करूंगा और मेरे जाने के बाद राज्य रक्षक के कार्यभार को युवराज परमदेव संभालेंगे। युवराज रुद्रदेव ने कुलगुरु विचित्रवीर को जवाब दिया और उसके बाद वहां से चले गए थे। युवराज रुद्रदेव ने जीते जी ही अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। ये इंद्रनगर के हजारों वर्षों के इतिहास में पहली बार हुआ था। अभी तक अपने मन में सत्ता की चाह लिए बैठे युवराज परमदेव ने जब युवराज रुद्रदेव का ये ऐलान सुना तो उनके चेहरे पर खुशी आने के बजाय एक निराशा फैल गई थी। उनका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ चुका था। उनके साथ साथ उनके खेमे के मंत्री दामोदर के चेहरे का भी रंग उतर गया था। इंद्रनगर का महाराज घोषित होने के बावजूद युवराज परमदेव के चेहरे पर खुशी क्यों नहीं दिखाई पड़ रही थी, इसका खुलासा होना बाकी था। जैसे इंद्रनगर में युवराज परमदेव का चेहरा उतरा हुआ था, ठीक वैसे ही गुरबचन के साथ किसी अज्ञात जगह पर जा रहे सिद्धार्थ के भी चेहरे का रंग उतरा हुआ था। उसका मन ईटानगर छोड़कर जाने का नहीं कर रहा था, लेकिन होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह के साथ साथ स्टेट के पुलिस से अपनी जान बचाने के लिए उसके लिए ये करना जरूरी था। उन्हें चले हुए तकरीबन 1 घंटा से ऊपर बीत चुका था। वो लोग ईटानगर के शहरी इलाके को लगभग पार कर चुके थे और जंगल के बीच से जा रही सड़क के रास्ते से तेजी से बढ़ते जा रहे थे कि तभी सिद्धार्थ की नजर गाड़ी से बाहर की तरफ गई। वो जगह उसे जानी पहचानी लग रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं गुरबचन भैया? सिद्धार्थ ने चौंकते हुए सवाल किया। वो अपनी गांव प्रीतपुरा जाने वाली सड़क पर जा रहा था। अब गुरबचन उसे उसके गांव की तरफ क्यों लेकर जा रहा था, लेकिन इससे पहले गुरबचन सिद्धार्थ के सवाल का कोई जवाब देता कि सामने खतरनाक मोड़ आ गया था और गुरबचन ने जैसे ही गाड़ी मोड़ पर घुमाई कि सामने से आए एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को उड़ा दिया था। आखिर क्या था गुरबचन का सिद्धार्थ को उसके गांव ले जाने का राज? क्या गुरबचन ने की है सिद्धार्थ से गद्दारी? और क्या होगा जब युवराज रुद्रदेव छोड़ेंगे इंद्रनगर? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।